नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड में परमानेंट टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकल चुके हैं, जिसके बारे में अभी तक आपको पता भी चल गया होगा। इस टॉपिक पर पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं। ये जो परमानेंट रिक्रूटमेंट है ये आपकी टीजीटी और पीजीटी के लिए निकली है। अब दोस्तों, जो मैंने इस टॉपिक पर 2 वीडियोस बनाई उसमें आपके भर भर के कमेंट आए। ऐसे कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्हें इस रिक्रूटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि भाई इस रिक्रूटमेंट में कौन कौन एलिजिबल है। क्या इस रिक्रूटमेंट केवल उत्तराखंड वाले एलिजिबल है, उत्तराखंड से बाहर वाले इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब हम फॉर्म को भर रहे हैं तो उसमें तो ऑप्शन आ रहा है कि भाई उत्तराखंड से बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, रिजर्वेशन कैटेगरी के क्या रूल है, क्या रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल निवासी उठा पाएंगे, फिर बाहर वालों को भी रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इस रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व किया गया है नहीं किया गया। इस तरह के दोस्तों ढेरों क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो उत्तराखंड में परमानेंट टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकली है, टीजीटी और पीजीटी के लिए, जो एलटी और प्रवक्ता की जो रिक्रूटमेंट निकली है, इस रिक्रूटमेंट से संबंधित आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसे देखने के बाद दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से संबंधित आपके जो भी सवाल हैं, आपके जो भी डाउट हैं, सबके सब दूर हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। तो कुछ ऐसे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जो इसे रिक्रूटमेंट में पहले से अप्लाई कर चुके हैं और उन सारी की सारी इस रिक्रूटमेंट की जानकारी है वो केवल इस वीडियो में जो एलटी जो टीजीटी की आपकी रिक्रूटमेंट निकली है उसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के विषय में ही जानने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। अब दोस्तों इसमें थोड़ी सी आपको राइटिंग शायद से मेरी ख़राब देखने को मिल जाएगी क्योंकि इस पेन टैबलेट का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात। तो जो आपसे आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा टोटल वो आएगा दोस्तों 100 नंबर का, और 100 नंबर का किस तरह से विभाजित किया गया है, 70 + 30, ठीक है। तो इस तरह से 100 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसमें जो दोस्तों 70 नंबर का होगा ना आपका, उस 70 नंबर का आपसे पूछा जाएगा विषय संबंधित, ठीक है। और जो आपका जो बचा हुआ 30 नंबर का है ये आएगी इसमें दोस्तों आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर पैडागोजी, ठीक है। मतलब आपको एक शिक्षक के रूप में आपका मूल्यांकन किया जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे आप सीटेट में आपका एग्जाम देते हो, सीडीपी वगैरह सेक्शन होता है उसमें, तो सेम वही चीज़ है ये भी, ठीक है। तो मैं दोनों का ही आपको सिलेबस बता दूंगा। और इसमें दोस्तों जो 30 नंबर का है ना, जो आपका ये चाहे आप किसी भी विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपका सेम ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर विषय का ये सिलेबस अलग नहीं होगा, ये बिल्कुल सेम का सेम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 30 से हटके दोस्तों जब हम 70 नंबर की बात करते हैं ना, तो दोस्तों ये तो विषय संबंधित आएगा और हर विषय का अलग होगा। जैसे मान के चलो टीजीटी संस्कृत के लिए आपने अप्लाई करा है, सॉरी टीजीटी बोल लो चाहे एलटी बोल लो, ठीक है। आपने मैथ्स के लिए करा है, साइंस के लिए करा है, सोशल साइंस के लिए करा है, तो सबका आपके विषय संबंधित पूछा जाएगा, ठीक है। और विषय संबंधित कहाँ तक पूछा जाएगा दोस्तों, आपके ग्रेजुएशन तक, जितना आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वहाँ तक, ठीक है। बाकी आपने कहीं से भी अपनी डिग्री या फिर आपने जो भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं दोनों ही आपको सिलेबस दिखा दूंगा बिल्कुल डिटेल के साथ। 30 नंबर का कौन सा है जो कि कॉमन आएगा सभी विषयों के लिए, और जो 70 नंबर का अलग अलग आएगा। अब इसमें दोस्तों थोड़ी और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो ये आपका एग्जाम आएगा, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था 100 नंबर का आएगा। इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का देखने को मिल जाएगा। और जो इसका माध्यम होगा इस क्वेश्चन पेपर का, जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो तो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है। बाकी जो इसमें माध्यम होगा, जो भाषा होगी क्वेश्चन पेपर की, वो आपकी 2 होगी, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो जिस भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जिसमें भी आप अच्छे सटीक तरीके से आंसर कर पाएँ। और इसमें दोस्तों जब हम बात करते हैं आपको स्कोर कितना करना होगा, मिनिमम जो स्कोर करना होगा, ठीक है। तो कट ऑफ जब निकलेगी वो बात की बात अलग है। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों जनरल कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है, तो इन्हें जो मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे वो लाने पड़ेंगे 45%, यानी कि 100 का 45% आपका सीधे के सीधे 45 नंबर हो गए, ठीक है। इस सेट के जब हम बात करते हैं एससी और एसटी की, इन्हें लाने पड़ेंगे मिनिमम दोस्तों 35% नंबर, ठीक है। तो अगर इतना नहीं आया ना आपका, तो आपका वो चेक ही नहीं होगा पेपर, ठीक है। तो मिनिमम इतने लाने होंगे। लेकिन दोस्तों इतना लाख आप ये मत समझना आपका सिलेक्शन हो गया, ये तो केवल मिनिमम जो आपसे लिया गया, बाकी सिलेक्शन जो भी मेरिट निकलेगी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों एक नई कैटेगरी आई है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो उन्हें कितने लाने पड़ेंगे, तो दोस्तों उसके बारे में तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं ये आपको मेरे अनुसार अगर आप पूछो तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी दोस्तों 45% ही मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन्हें ओबीसी के साथ अटैच किया जाएगा। बाकी जो एससी एसटी हैं तो दोस्तों उनका मैंने आपको बता दिया 35% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप इन दोनों का सिलेबस देखना चाहते हैं और इस रिक्रूटमेंट से संबंधित और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो फटाफट से इस वीडियो के लास्ट में चले जाइए।
वहाँ मैं पूरी की पूरी PDF धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा, जिसमें आपको बता दूंगा कि 30 नंबर में आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, और बाकी जो विषय संबंधित होगा वो भी आपको उसमें सभी विषयों का अलग अलग से सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों आप ये चाहते हैं कि जो मैं 30 नंबर का आपको जो आपका जो सबका कॉमन आएगा, ठीक है, उसके जितने भी टॉपिक है उसका अच्छे से विश्लेषण करके बताऊं कि उसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, किस किस तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर जो टॉपिक्स आपको दिए गए उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं आपको, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक अगली वीडियो ले आऊंगा जिसमें मैं बिल्कुल अच्छे से आपको जो सिलेबस है 30 नंबर वाला उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं तो चलिए दोस्तों, अब इस रिक्रूटमेंट से बची हुई इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी डिटेल में दे देते हैं। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, शायद से उसके बारे में आप पहले से जानते होंगे, कहीं आप ये कमेंट करके कि सर इसका तो मैं पहले से पता है, तो इसमें बिल्कुल भी दोस्तों मैं समय नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपने खुद ने ही कमेंट किया था, तो इसलिए मैं उसके भी आपके रिप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो ये रिक्रूटमेंट है, ठीक है भाई, 19/10/2020 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जो इसमें परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो आपकी अप्रैल 2021 की है। अब बात ये आ रही थी दोस्तों, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है, जैसे डाइट, JBT, BTC इत्यादि, तो वो कैसे रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों वो अभ्यर्थी से रिक्रूटमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ केस में ऐसा होता है जिन्होंने डिप्लोमा का रखा होता है, वो 6th क्लास से लेकर 8th क्लास जो अपर प्राइमरी होते हैं, जिनके पास डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएशन भी होते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस रिक्रूटमेंट में LT यानी कि TGT के लिए डिप्लोमा आपसे किसी भी तरह की कुछ भी डिमांड नहीं की गई है, केवल आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी किन किन विषयों पढ़ने के लिए दोस्तों ये, तो आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, SST, ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन टीचर, होम साइंस, उर्दू, म्यूजिक, कॉमर्स, पंजाबी और बंगला, ठीक है, इन विषयों पर आपको या फिर इन लैंग्वेज पर आपको ये वाली रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। अब दोस्तों दो तरह से इसका विभाजित किया गया है इस रिक्रूटमेंट का, एक मेल और फीमेल। जो फीमेल वाला कॉलम है उसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मेल वाले या फिर सामान्य कॉलम की बात करते हैं तो उसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आपसे CTET या फिर UTET की भी डिमांड की गई, या तो आपने CTET क्वालिफाई कर रखो, या फिर जो उत्तराखंड का जो स्टेट की तरफ से TET परीक्षा ली जाती है वो आपने क्वालिफाई कर रखी है, और आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, जब भी आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर, ड्राइंग टीचर और होम साइंस टीचर के लिए ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों रिजर्वेशन कैटेगरी को थोड़ी और छूट दी गई है, जिनके CTET या फिर UTET में 90 या फिर 82 से भी कम मार्क्स हैं, तो वो भी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी अधिक जानकारी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी, उसमें बिल्कुल डिटेल के साथ दे रखा है कि कितने मार्क्स चाहिए। बाकी जो नॉर्मल आपके होते हैं 82 तो चाहिए होते हैं जो कैटेगरी वाले होते हैं, बाकी जो जनरल कैटेगरी होते हैं उन्हें 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। अब इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है आपकी 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो की जाएगी 1 जुलाई 2020 से। बाकी जब हम रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करते हैं तो SC ST OBC को तो रिजर्वेशन दिया ही जाता था, लेकिन इस बार की जो रिक्रूटमेंट है इसमें जो नया रिजर्वेशन आया आपका EWS कैटेगरी के लिए, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। बाकी इसमें ये होना चाहिए कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के थ्रू या फिर रिजर्वेशन कैटेगरी के आधार पर इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका जो मूल निवास है वो उत्तराखंड का ही होना चाहिए, जब भी वो कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ना एक संशय बना हुआ है। अब संशय ये बना हुआ है कि भाई उत्तराखंड के ही लोग कैसे रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, फिर उत्तराखंड से बाहर के लोग भी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें तो साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि भाई जिन अभ्यर्थियों ने अपनी 10th 12th उत्तराखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से कंप्लीट करी है, तो वही कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल माने जाएंगे। बाकी जिनके पास मूल निवास है वो तो इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल नहीं है। बाकी जिनके पास मूल निवास है, अगर उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन उत्तराखंड के बाहर किसी भी भारत में या फिर कहीं से भी अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है 10th या 12th, तो वो भी इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल माने जाएंगे जिनके पास मूल निवास है। अब दोस्तों जब आप इसका फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते दौरान आपको ये देखने में मिल जाएगा कि आपके सामने ये भी ऑप्शन आएगा कि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है या नहीं है, या फिर आपने जो इनका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होता है वो कर रखा है या नहीं कर रखा है। इस तरह के आपको उसमें ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इस केस में क्या करा जाए, क्योंकि दोस्तों इसमें ये भी आपसे डिमांड की गई है जो उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है वो भी आपने करवाया हुआ हो, ठीक है, बगैर उसके आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसी इन्होंने डिमांड की है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके मन में क्रिएट हो रहे होंगे, सबके मन में क्रिएट हो रहे होंगे, ठीक है। फॉर्म भर रहे हैं उसमें कुछ और दे रखा है, बाकी नोटिफिकेशन में कुछ और बातें दी गई है। अब एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में हम आपको बता दूं, कुछ ऐसे मेरे जो कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि सर अभी तक तो हमने एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में अप्लाई नहीं करा था, क्या इस रिक्रूटमेंट के निकलने के बाद हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कितना प्रोसेस लग जाएगा। तो मैं दोस्तों इसमें बता दूं, इसमें आपका 7 से 10 दिन का टाइम लगता है। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, 7 से 10 दिन में आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मतलब जो नंबर वगैरह होता है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों केस ये बैठ जाता है, जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होता है इसमें ये होता है कि जब भी रिक्रूटमेंट निकले, रिक्रूटमेंट से पहले आपके पास वो नंबर होना चाहिए, ठीक है। रिक्रूटमेंट निकलने के बाद अगर आप एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो उसमें मान्य नहीं होगा, ये रूल्स होते हैं।
बाकी जिनका पहले से एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनके केस में ऐसा होता है कि उन्हें हर 3 साल बाद दोबारा से अपडेट कराना होता है। ठीक है, तो एक बार ये नहीं कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया आपके लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, वो वैलिड दोस्तों केवल 3 साल के लिए होते हैं। 3 साल के बाद आपको दोबारा अपडेट कराना होता है। तो इन दोनों ही केस में जिन्होंने ना ही अपडेट करा रखा है, जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, तो इन दोनों ही केस में दोस्तों वो अभ्यर्थी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों केस यहीं फंस जाता है, जब आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे अगर उसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते तो फिर उन्होंने वो वाला ऑप्शन ही क्यों दिया। अब जब आप फॉर्म भरोगे उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कि भाई आपके पास उत्तराखंड के मूल निवासी हो या नहीं हो, येस या नो उसमें आप करोगे। और उसमें ये देखने को मिल जाएगा कि आपने एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन कर रखा है नहीं कर रखा, उसमें येस या नो आप करोगे। अब नो आप करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाओगे, उसके बावजूद भी आप अपना फॉर्म सबमिट कर पाओगे। तो इस दुविधा का, तो इस समस्या का किस तरह से निवारण किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा मैंने कहीं सुना था या फिर पता नहीं कहीं पढ़ा था कि जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है ना, जिन्होंने अपनी 10th 12th उत्तर प्रदेश से पास कर रखी है, वो भी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अब शायद से इसके पीछे रीज़न ये रहा हो कि आपको पता है 2000 से पहले उत्तर प्रदेश ही था, मतलब बाद में 2000 के बाद उत्तराखंड को थोड़ा सा और विस्तारित किया गया था। जैसे रुड़की के आसपास के जितने क्षेत्र हैं पहले उत्तर प्रदेश में ही आते थे और बाद में 2000 के बाद इन्हें उत्तराखंड में मिलाया गया था। तो इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है और कुछ भी रहा हो सकता है। शायद इसी रीजन से जब आप उसमें अप्लाई करोगे तो आपसे येस या नो का आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। अब दोस्तों इस समस्या को दूर करने के इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया था। अब रेयर ही चांस होंगे दोस्तों ये आपका हेल्पलाइन नंबर जो इन्होंने दिया था उसमें आपकी कॉल को पिक कर लें, लेकिन मेरे केस में जब मैंने इनसे कॉल पे बात करी तो इन्होंने पिक कर ली थी। अब दोस्तों मैंने इन्हें सारी बात बताई कि ऑप्शन में येस या नो का ऑप्शन आ रहा है या फिर और भी जो भी थी कि भाई उसमें ये वाला ऑप्शन ही एलिजिबल ही क्यों कर रखा है आपने, जब आपको पता है कि भाई उत्तराखंड वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते तो येस या नो का फिर क्या सीन हो गया उसमें। तो दोस्तों उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने ये बताया कि भाई अगर कोई भी कैंडिडेट इसी रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए। और ऐसा कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो दोस्तों अब जब उन्होंने ये वाली इन्फॉर्मेशन हमें दे ही दी है तो इसके बाद तो कोई तुक ही नहीं बैठता भाई कौन बाहर वाला अप्लाई कर सकता है या फिर उत्तर प्रदेश वाला अप्लाई कर सकता है, उत्तर प्रदेश से अलग कोई अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई तुक ही नहीं बैठता। तो इसमें दोस्तों फाइनली बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी है या फिर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, आप पे डोमिसाइल है या नहीं है या फिर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है नहीं करा रखा, तो आप इसी रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे आपको इसके संबंधित इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। मान के चलो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको बाद में ये कह के निकाल दिया जाता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है या फिर कुछ भी है, तो दोस्तों वो अलग बात हो सकती है। लेकिन ये दूसरा केस ये भी हो सकता है क्या पता आपको रख लिया जाए। ठीक है, तो इसके फॉर्म जो भरने की लास्ट डेट है उससे पहले आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर दीजिए और अपनी तैयारी कर लीजिए, जो उत्तराखंड के निवासी हैं और जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। बाकी जो बाहर के निवासी हैं दोस्तों उनके बारे में मैं अपनी पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि वो इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई नहीं करें। बाकी अपने व्यक्तिगत अनुभव के लिए कोई वो परीक्षा देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो भी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके समक्ष जो भी सिलेबस है जो आपका 30 नंबर का आएगा जिसमें आपसे शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इस प्रकार है। इस सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। आप सब्जेक्ट का देख लेते हैं। 30 नंबर का हमने देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपको हिंदी के लिए दिख जाएगा, हिंदी का आपका इतना सिलेबस मिल जाएगा आपको, जो आपका 70 नंबर का पूछा जाएगा। बाकी इंग्लिश की बात करते हैं, ये भी आपको ये सिलेबस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को पोस्ट करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जिस भी विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं। संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत का आपको ये सिलेबस देखने को मिल जाएगा। और जो साइंस के जो टीचर बनने वाले हैं उसमें केमिस्ट्री के लिए आपको ये 4 यूनिट देखने को मिल जाएंगी, बॉटनी के लिए ये, और जियोलॉजी आपके समक्ष है ही। ठीक है, मैथमेटिक्स के आपका जो सिलेबस है वो इस प्रकार आपके समक्ष है। और फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो उसका भी सिलेबस आप देख सकते हैं। और इस सेट के जब हम गृह विज्ञान की बात करते हैं तो उसका सिलेबस आप देख सकते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या सिलेबस है वो भी इधर आप देख सकते हैं। और ये है आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर जो कि पीटीआई होंगे, उनका क्या सिलेबस है वो भी आप देख सकते हैं। अगर संगीत के शिक्षक बनने वाले हैं तो उसका क्या सिलेबस है वो आप इधर देख सकते हैं। और ये है आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग, उसका सिलेबस आपके समक्ष है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट पे रिक्रूटमेंट निकले उसका क्या सिलेबस है मैंने आपको बता दिया, 70 नंबर वाला। बाकी जो 30 नंबर का विषय संबंधित आपसे पूछा जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी आपके 30 नंबर के विषय संबंधित आपसे 30 नंबर का जो आपको शिक्षण से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके हर टॉपिक को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँ, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।